शैली घर का सारा काम निपटाकर बैठक में जाकर अपनी पुरानी किताबों को उलट पलट कर देख रही थी। उसने देखा कि उसका पापा ओमकार नई साइकिल लेकर आ रहा है। वह खुशी के मारे उछल पड़ी और दौड़कर अपने पापा के लिए पानी लेकर आई, फिर खाना गर्म करके ले आई। ओमकार ने खाना खाने के बाद चारपाई बिछाकर नीम के नीचे बैठकर विक्रांत के स्कूल से आने का इंतजार करने लगा। शैली ने धीमी सी आवाज़ में पूछा, पापा थोड़ी सी देर साइकिल चलाकर देख लूं? ओमकार ने जोर से डांटते हुए कहा, नहीं, लड़कियां साइकिल नहीं चलाती। घर गृहस्थी के काम सीखो, कुछ हुनर सीखोगी तो आगे काम आएंगे। कल को तुम्हें अपने घर भी जाना है। शैली ने थोड़ा सा झिझकते हुए पूछा, पापा क्या ये घर मेरा नहीं है? ओमकार का गुस्सा परवान चढ़ता उससे पहले दादी ने शैली को आवाज़ देकर बुला लिया और उसको अपने पास बैठाकर समझाने लगी, यह साइकिल विक्रांत के लिए है। वह दूसरे गांव में पढ़ने जाता है। तुझे कौन सा बाहर जाना है? तू घर का चूल्हा चौका संभाल। बस हर वक्त इन किताबों को पलटती रहती है, इसीलिए तो ओमकार तुझ पर गुस्सा करता है। तेरी माँ जिंदा होती तो तुझे अपने आप समझा लेती। ओमकार ठीक ही कहता है, मैंने ही तुझे ज़्यादा लाड प्यार करके बिगाड़ दिया है। इतने में विक्रांत स्कूल से आ जाता है। जा भाई के लिए पानी लेकर आ, कितनी गर्मी में पैदल चल कर आया है। शैली अंदर से पानी लेकर आती है। ओमकार विक्रांत को बुलाकर कहता है, देख बेटा, मैं तेरे लिए साइकिल लाया हूँ, जरा चला कर तो दिखा। कल से तू साइकिल से ही स्कूल जाएगा। और तू यहाँ खड़ी होकर क्या देख रही है? नज़र लगाएगी क्या? जा भाई के लिए खाना लेकर आ। ओमकार ने जोर से डांट कर कहा। शैली अपनी नम आँखों से चुपचाप अंदर चली गई और कुछ देर बाद विक्रांत के लिए खाना रखकर चली गई। फिर जाकर घर के काम निपटाने लगी। कपड़े सुखाने के लिए दोबारा से बाहर आई तो ओमकार ने तेज आवाज़ में कहा, शैली जाकर चाय बना कर ला, तेरे बरेली वाले ताऊ जी आए हैं। शैली चाय लेकर आई, ताऊ जी को नमस्ते किया और अंदर जाकर खाने की तैयारी में लग गई। अगले दिन ओमकार अपने उसी फुफेरे भाई के साथ शैली के लिए लड़का देखने शहर चला गया। मात्र 16 साल की उम्र में शैली की विदाई हो गई। अच्छे से समझाकर उसे मायके से विदा किया गया। दादी ने नसीहत दी कि अच्छे से अपना घर संसार बसाना और ओमकार ने कहा कि ससुराल वालों से झगड़ा करके कभी मायके मत आ जाना। अब से ससुराल ही तुम्हारा असली घर है। मायका तो सिर्फ आने जाने के लिए होता है। ससुराल के लोगों को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेवारी है। कभी कभार गुस्से में तुम्हें कोई कुछ कह दे तो जवाब मत देना। जाओ बेटी, अपना घर संसार बसाओ। ससुराल में खुशी से रहना, उन लोगों को भी खुश रखना और हमारा मान बढ़ाना। सारी हिदायतें सुनने के बाद शैली की विदाई रोहित के साथ कर दी जाती है। रोहित अपनी ड्यूटी से देर रात को घर आता था। घर पर शैली, उसकी सास और उसकी ननद रुचि रहते थे। दोनों माँ और बेटी शैली पर हर वक्त हुक्म चलाती थी और मज़े से सारा दिन टेलीविज़न पर कोई सीरियल देखती रहती। जरा सा कोई नुकसान हो जाता तो शैली के मत्थे मढ़ दिया जाता और 2-4 थप्पड़ शैली को झड़क दिए जाते थे। शाम को आते ही रोहित के कान भर दिए जाते। इस निकम्मी को कुछ आता जाता तो है नहीं। हम कुछ बोलते हैं तो रोने का ड्रामा करके दिखाने लग जाती है। रोहित थका हारा तो आता ही था। वह किसी को बिना कुछ बोले खाना पीना खाकर सो जाता था। उसने कभी भी शैली के मन में झांकने की कोशिश नहीं की। शैली को जैसे तैसे ताने उलाने खाने की आदत बन गई थी। ज़्यादा मन दुखी होता तो अपने कमरे में जाकर रो लिया करती थी। एक दिन की बात है, शैली के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। शैली की ननद कभी किसी काम में हाथ नहीं बटाती थी। शैली माँ बनने वाली थी। कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आ गया और वह रसोई घर में ही गिर गई। आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। रोहित को भी बुला लिया था। शैली को हॉस्पिटल ले गए। शैली को बहुत चोट लगी थी। डॉक्टरों ने कहा कि हमें अबॉर्शन करना पड़ेगा, हम बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। कुछ दिन बाद शैली घर पर आ गई।
डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया था कि शैली अब दोबारा कभी माँ नहीं बन पाएगी। अब तो शैली का जीना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। आते जाते, उठते बैठते उसकी सास ताना मारने लगी, कैसी मनहूस है ये, जो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई और ससुराल में आई तो मेरे पोते को खा गई। दोबारा माँ भी नहीं बन पाएगी। मेरे रोहित का क्या होगा? अब हमारा वंश कौन चलाएगा? मैं तो अपने रोहित का दूसरा ब्याह करूँगी। शैली को देखने उसका पापा ओमकार, बेटा विक्रांत और उसकी बहू तीनों आए थे। उनके सामने भी यह बात रखी गई कि हम रोहित का दूसरा ब्याह करेंगे। ओमकार ने भी कहा कि ठीक है, कर लो, और शैली को समझाते हुए कहा कि अब तुम उनको औलाद का सुख नहीं दे पाओगी, इसलिए इन लोगों ने ठीक ही फैसला लिया है। शैली ने कहा, पापा मुझे अपने साथ ले चलो, मैं आप सबके साथ रहूँगी। तो ओमकार ने कहा, शैली तुम समझदार हो, घर में बहू आ गई है और अब तो तुम्हारी दादी भी चल बसी है। अब मायके में कितने दिन रहोगी? तुम इन्हीं सब लोगों में अपनी जगह बनाओ और खुशी से रोहित की दूसरी पत्नी के साथ अच्छे संबंध बनाकर रहना। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। गांव में लोग क्या कहेंगे? हमारे यहाँ लड़की मायके में डोली में बैठकर जाती है और पति के घर से अर्थी में निकलती है। शैली बड़े ध्यान से अपने पिता की बातें सुन रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ओमकार उसे कोई हिंट दे रहा हो। समझा बुझाकर ओमकार तो चला गया। अब शैली के साथ फिर से वही व्यवहार होने लगा। रोहित के ब्याह की बातें शैली को सुना सुना कर की जाने लगी। शैली डिप्रेशन में रहने लगी। कुछ वक्त ऐसा ही चला। अगले साल रोहित की शादी हो गई। नई बहू पर खूब लाड़ प्यार बरसाया जाता, क्योंकि नई बहू पेट से थी। घर में चौका चूल्हा संभालने को शैली थी। शैली दिन पर दिन डिप्रेशन में जा रही थी। हर वक्त यही सोचती रहती थी कि वह बेटी बनकर क्यों इस दुनिया में आई। बेटी का तो कोई वजूद ही नहीं है। कौन सा घर अपना है? आज शैली के लिए ना तो पिता के घर में कोई जगह थी और ना ही पति के घर में। कहते हैं बेटी के दो घर होते हैं, एक बाप घर और दूजा आप घर। इनमें शैली का घर कौन सा है? ये बात शैली की समझ में नहीं आ पा रही थी। इसी उधेड़-बुन में न जाने कब शैली की आंख लग गई। शैली ऐसी गहरी नींद में सो गई थी कि फिर कभी नहीं उठी। डॉक्टरों ने बताया कि उसे ब्रेन हेमरेज हुआ है। सब रिश्तेदारों के साथ शैली का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आज भी हमारे देश में कुछ पिछड़े इलाकों में बेटियों को बोझ ही समझा जाता है, जबकि वही माँ बेटे को भी जन्म देती है और वही माँ बेटी को भी जन्म देती है। फिर न जाने दोनों में फ़र्क क्यों है। आओ हम सब मिलकर कसम खाएं, बेटी बचाएं, बेटी पढ़ाएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।